नो न्यूज ओनली व्यूज पर। हम्म। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मी। हम आपका नमस्कार स्वागत करते भाई साहब, नमस्कार। हैं। जबलपुर से आपने राजनीति की जो शुरुआत की, नगर निगम से नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम अध्यक्ष, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपने निभाई। आज जबलपुर के विकास को लेके जो विजन आपने कई बार हमसे चर्चा भी की, क्या लगता है कि क्या कुछ खास चीजें जबलपुर के लिए बहुत जरूरी है? देखिए, मैं पहली बात तो आपको ये बताऊं। सबसे पहले आपके नो न्यूज़ ओनली व्यूज, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके वाकई में इस ओनली व्यू न्यूज़ और ओनली व्यूज के ये बहुत ही अच्छा शब्द आपने किया है कि इसमें कोई लाग लपेट, कोई छल कपट नहीं है कि इसका चेहरा कुछ हो और उसके पीछे कुछ हो। ये शुद्ध वार्तालाप है आपकी, और हम काफ़ी समय से आपसे जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैं देखते हैं, आप स्पष्टवादी प्रखर वक्ता हैं और प्रखर लेखक हैं और प्रखर संवाददाता भी हैं। उसके नाते मैं आपको इतना बोल सकती हूँ गंगा भैया कि मेरी मैंने यहाँ पर 93 से राजनीति शुरू की है, जब जबलपुर को कस्बा कहा जाता था। इसी शहर में मैंने बैलगाड़ियाँ चलते देखी हैं। सामान ढोने वाले लोग जो अपनी शादियों का सामान ढोते थे, उनको गाड़ियाँ नहीं मिलती थी, बैलगाड़ी से शादियों का सामान ढोते थे। वो दिन भी मैंने देखे हैं। और जिस तरह से आपने इसको यदि देखा होगा उस स्वरूप में, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर लाइट की, रोड की, नल की, पानी की, कुएं की बहुत समस्या है, ज्वलन समस्या है। जनता भागती दौड़ती पानी को, खमरिया में लोग काम करते थे, अब तो खमरिया में जनता कम हो गई है, जीशप में कम हो गई है। पहले लबालब जनता भरी हुई थी। जब यहाँ से निकलते थे लोग, तो वो नल खोलने के लिए भागते थे घरों के लिए कि हमको 1 घंटे में नल में पानी जितना हो सके हम उतना भर ले, सुबह हमें ड्यूटी जाना है। इस मारा मारी को भी आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। अब जब हमारी ये समस्याओं से मैं जूझी हूँ, तो मैं इसी रांझी में मैंने देखा है कि लोगों को पानी की समस्या, बिजली की समस्या, इसके लिए हमने ज्वलंत आंदोलन 93 में किया था, 21 दिन का। तब मुझे सबक मिला है कि बिना युद्ध करे आपको मैदान नहीं मिल सकता। तब से मेरे मन के अंदर आया कि हर समस्या के लिए लड़ा जाए। चाहे वो हॉस्पिटल में बीमार का इलाज कराने के लिए हो, तो डॉक्टर की कमी बताते थे, लेकिन जब विवाद होता था तो वही डॉक्टर इलाज करता था, मरीज ठीक हो जाता था। इस तरह की आपाधापी में देखा है आपने कि जबलपुर को बहुत ज़रूरत है और भी चीज़ों की। जैसे जबलपुर को एक पलायन शहर कहा जाता है। जो युवा पीढ़ी है, वो एक महानगरों की तरफ भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि यहाँ उद्योगों की, यहाँ पर इंडस्ट्रियल के, यहाँ पर कोई उनके जो एजुकेशन का कोई बहुत बड़ा हब नहीं है। इंदौर हमारे सामने देख लीजिए, आप बड़ा हो गया है, पढ़ने लिखने का हब बन गया है। आप कोटा देख लीजिए, हमारे सामने आप पढ़ने लिखने का, एजुकेशन का हब बन गया है। यदि आप कहा जाए तो नौकरी के लिए लड़के पुणे भाग रहे हैं, हैदराबाद भाग रहे हैं, बेंगलोर भाग रहे हैं। क्यों ना हमारे जबलपुर में इतनी ग्रीन एरिया है, क्लीन एरिया है, पानी है। इंडस्ट्रियल के लिए इच्छा शक्ति कम है क्या हमारे लोगों में? जो यहाँ इंडस्ट्री अपना पैसा लगा के यहाँ के लोगों को उद्योग नहीं दे पा रही। हमारे मन में अंदर पीड़ा रहती है। रेल कनेक्टिविटी आप देखेंगे पहले कितनी कम थी, अब रेल कनेक्टिविटी बढ़ गई है। आज रेल बोर्ड की मीटिंग थी जिसमें रेल सलाहकार उसकी, तो आप भी मीटिंग में गई थी, जी, तो कुछ मुद्दे आपने भी रखे होंगे। ज़रूर। क्योंकि हम तो, सबसे पहली बात है कि हमारे पूर्वजों ने भी कभी हवाई यात्रा नहीं की, हमने भी हवाई यात्रा नहीं की। आज हवाई यात्रा से जुड़ने में बहुत लोग कम हैं, लेकिन रेल यात्रा से आम आदमी जुड़ा हुआ है। तो मेरी आज रेल की, मैं भी नागपुर में भी थी। 11 तारीख को 12 तारीख को मीटिंग थी हमारी वहाँ, रेल की, 11 को। तो वहाँ पर भी मैंने ये विषय रखा है कि महानगरों से हमारे जबलपुर से सीधी ट्रेन जोड़ दी जाए। हफ्ते में जो ट्रेन दानापुर से आती है, सिकंदरापुर से आती है, हैदराबाद से आती है, उसमें हमारे जबलपुर के लोगों को जगह नहीं मिलती है। और फिर जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर सर्विस कर रहे हैं, बेंगलोर है, होना है। पुणे है, हैदराबाद है,
यहाँ पर यदि उनके माता पिता को मिलने जाना है तो 3 दिन का रास्ता सफर तय करते, मानसिक पीड़ा भी झेलते। वहां से यदि कोई बेटा अर्जेंट अपने माँ बाप से मिलने आ रहा है तो भी 3 दिन की पीड़ा झेलता। हमारा ये कहना है जबलपुर से आप सीधी डायरेक्ट ट्रेन चलाइए ताकि हमारी युवा पीढ़ी को सीधी कनेक्टिविटी बड़े शहरों से मिले। और जो शहर से आते हैं उसमें वेटिंग होती है। तो मैंने आज ये प्रश्न उठाया था। दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि जो मैंने देखा है कि जहाँ हमारा शहर खत्म होता है रेल लाइन से, वहां पर झुग्गी झोपड़ी सामने बस जाती है और उसमें पन्नी तान के वो लोग रहने लगते हैं। तो रेलवे की जमीन होती है, आप रेलवे की जमीन को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर अनैतिक गतिविधियां भी चलती हैं जो रेल को नुकसान पहुंचाती है। पहुंचाती। और रेल में हमारा आदमी मरता है और वो आम आदमी मरता है। तो मैंने आज ये मुद्दे उठाए हैं। दूसरा है एक वैगन आर जो हमारे खाली करते मालगाड़ियाँ, मालगाड़ी में पूरे हिंदुस्तान का आदमी वहां पर काम करता है। जो गरीब आदमी है, जिसको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, अनपढ़ है, वो बैगन खाली करने जाता है, मालगाड़ी खाली करता है। उसका भी अपना जीवन है, उसको भी ठंड लगती है, उसको भी भूख लगती है, उसको भी छत चाहिए छुपने के लिए। तो आज मैंने मीटिंग में ये विषय रखा है और महाप्रबंधक के सामने कि जो हमारी मालगाड़ियाँ खाली होती हैं, आपके पास में 11 स्टेशन हैं, आप एक बार उनकी पीड़ा भी तो देखिए कि जो मालगाड़ी साहब खाली करते हैं, रात को 2 बजे आ रही तो उनको उठा के बोलते चलो माल उतारना शुरू करो, 3 बजे आ रही चलो माल उतारना शुरू करो, ठंड हो गर्मी हो। उनके कोई ऐसी जगह विश्राम की आप बना दें जहाँ पर वो बेचारे अपने मालगाड़ी खाली करने के बाद में 2 घंटे 4 घंटे विश्राम कर सके। उनके लिए कोई जगह नहीं है। प्लेटफार्म में मैंने खुद अनुभव किया है कि वो बेचारे कुकड़े पड़े रहते हैं पैर हाथ सकोड़ के, और फिर जैसे ही ट्रेन आती है, वो ठंड हो बरसात गर्मी कड़कड़ाती गर्मी भी हो, तो पर भी वो बैगन खाली करते हैं। उन्हें भी ये सुविधाएं मिलना चाहिए। मैंने आज महाप्रबंधक को कहा है कि एक बार आप उन मालगाड़ियों की जहाँ पर आप मालवाहक रखते हैं वहाँ पर आप देखिएगा, ये मैंने उनसे कहा है। और दूसरा ये कहा है कि जिस प्रकार से हमारे लोग महिलाएं हैं, पहले रेलगाड़ी में मर्यादाएं थी, लेकिन अब मर्यादाएं खत्म हो गई। जो सब मैंने देखा जनरल बोगी में कि महिला बच्चे को लिए खड़ी रहती, जगह नहीं देते हैं, वो उसी जगह में बैठ जाती जमीन में। जो तो यदि बच्चा रो रहा है तो वो दूध कैसे पिलाए अपने बच्चे को। मैंने ये संवेदनशील विषय उनके सामने रखा है कि आप जनरल बोगी और जो आरक्षित बोगी हैं उसमें एक कूपा बना दें। बच्चे जो बच्चा जीरो से बच्चा लेके महिलाएं जाती है, किसी की मायके में जज की हो गई तो वो ससुराल जा रही है, किसी की ससुराल में जज की हो गई तो मायके जा रही है। ऐसी जो बहुएं बेटियां जाती हैं उनको दूध पिलाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो एक कूपा बना दिया जाए जहाँ वो जाके अपने बच्चे को उस कूपे में दूध पिला दें और अपने आप को बच्चा और अपने आप को रिलैक्स महसूस करे। कई बार बच्चे गर्मियों में माँ का दूध नहीं पी पाते हैं तो ऊपर का दूध पिलाते हैं तो उल्टियाँ होती हैं, तबीयत खराब होती है, फिर कोई साधन नहीं होता और आकस्मिक फिर वो बच्चे अकाल मृत्यु को भी हो जाते कविता जी, बहुत संवेदनशील बात आपने रेलवे के सामने रखी है और निश्चित है कि महिलाओं के लिए एक बेहतर व्यवस्था और खासकर जनरल बोगी में हैं। जी होना चाहिए। अभी अब हम फिर से आपसे एक बात कहें कि महिलाओं की सुरक्षा और महिला अपराध, ये एक बड़ा मुद्दा आ गया है, खासकर मध्य प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां अभी सामने आई हैं, खासकर जबलपुर में मान कुंवर बाई महिला महाविद्यालय की छात्राओं का एक साइबर फ्रॉड हुआ है, जी ब्लैकमेलिंग जैसा हुआ, और भी कुछ घटनाएं जो आपको भी जानकारी में होंगी। तो इनको रोकने के लिए और इन पर नियंत्रण कैसे लगे, इस बारे में भी आपने कभी चर्चा की क्या? मैं आज ही की बता देती हूँ आपको। जैसा कि हम ट्रेन से अब तो सुरक्षित बोगी में आते हैं, लेकिन हम अधिकांश 2000 मेरा जब जे 23 के पहले का मैं बता रही हूँ, मेरी जनरली बोगी में ज़्यादा आना जाना होता है। मैं आपको बताऊं कि जो गर्ल्स जाती हैं स्लीपर कोच में, वो सहमी हुई जाती हैं, डरी हुई जाती हैं। जो महिला अकेली यदि सफ़र कर रही तो वो पूरे सफ़र में डरी हुई होती है कि कोई अप्रिय घटना न घट जाए किसी से। तो मैंने आज वो प्रश्न भी रखा है कि आपका इतना बड़ा सुरक्षा तंत्र है जो रेलवे में काम कर रहा है,
आप इस सुरक्षा तंत्र को सिर्फ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म तक ही सीमित रखोगे क्या? इसको एक बार पूरी ट्रेन में यदि वो आते और जाते 2 चक्कर लगा लें तो जो अनावश्यक लोग होते हैं वो इनकी सिर्फ पेट्रोलिंग से ही सीधे हो जाते हैं। लेकिन जब उनको पता है कि हमारी जनरल बोगी में कोई नहीं आएगा, उनको ये पता है कि स्लीपर कोच में भी कोई नहीं आने वाला, तो कई अपराध ऐसे भी हुए हैं। यदि इनको नियंत्रित करना है तो आप अपनी सुरक्षा प्रबंध को पेट्रोलिंग के लिए पूरी ज़्यादा ज़रूरत जनरल में होती है, तो स्लीपर कोच में जाने की बजाय वो पहले जनरल बोगी में जाएं और वहाँ 2 चक्कर लगाएं और फिर वो स्लीपर कोच से होते हुए अपने गंतव्य को जा सकते हैं, अपनी ड्यूटी। ऐसे आप अपने स्टाफ को नियंत्रित करने के लिए भी लगाएं, ना कि वो स्टेशन पर खड़ा होकर सिर्फ सीटी बजाए और फिर जैसी चली गई ट्रेन और वो फिर अपने जाके ऑफिस में बैठे। ये मैंने विषय रखा। इसमें एक बात और मैं थोड़ी सी आपको हाँ, बताना चाहूँगा कि जो पेट्रोलिंग करते हैं उसमें महिला पुलिस होना जरूरी है, जो कि महिलाओं के कूपे में जाके या महिलाएं कई बार पुरुष जो पुलिस वाले हैं मेल, उनसे अपनी बात कहने से संकोच कर जाती हैं। तो ये भी एक व्यवस्था होना जरूरी है कि ट्रेन में उनकी बात सुनी जाए, उनको कुछ खास नंबर भी दिए जाएं कि वो बाकायदा अगर वो ऐसा कुछ होता है, हालांकि व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन काफ़ी स्थितियां ये हैं कि उन व्यवस्थाओं को मानने वाले और उनका पालन करने वाले भी लापरवाही कर जाते हैं। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ से आज आपने जो चर्चा की, बहुत सारी चर्चाएं करने के लिए आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे, और नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ की ओर से एक बार फिर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और भविष्य में फिर हम आपसे कोई ना कोई मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।